ओके, तो इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ये हमने सब डिस्कस किया था। बट आई गो अगेन थ्रू इट। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या, ट्रैजेक्टरी मतलब क्या है, सब देखेंगे हम लोग। बट द पॉइंट इज, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो एक स्टोन है। इसको हमने थ्रो कर दिया एयर में, राइट। वी आर थ्रोइंग इट इन एयर विद सम वेलोसिटी, और वो ऐसा एक पाथ ट्रेवल करने वाला है, राइट। गुड। So I will just draw this path with another color. तो ऐसा एक पाथ वो ट्रेवल करने वाला है, राइट। इस पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, बाय द वे। जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, हम लोग उसको वहीं पे एक्स और वाई एक्सेस हम लोग सेट कर देते हैं। मतलब जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, दैट बिकम्स आवर ओरिजिन। जिस वेलोसिटी से हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था, u बार, दैट बिकम्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, वो एक एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एंड दैट एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। गुड। अब ट्रैजेक्टरी मतलब है जो ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करेगा, दैट इज ट्रैजेक्टरी, राइट। देन मैंने आपको बताया था कि हम लोग, क्योंकि ये टू डायमेंशनल मोशन है, एक्स वाई प्लेन में मोशन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये वेलोसिटी है आपका u बार, इसको हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट आपका होगा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे ux, और मैंने बताया था ये आता है cos कंपोनेंट, u cos थीटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि एडजेसेंट साइड है तो एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज cos कंपोनेंट, राइट। गुड। देन y कंपोनेंट जो होगा, दैट y कंपोनेंट इज नथिंग बट u sin थीटा, so uy is u sin थीटा। फिर मैंने आपको बताया था कि अलोंग द ट्रैजेक्टरी, जब ये पार्टिकल, ये जो रेड ट्रैजेक्टरी है, इसका जो पाथ है, जब इस पे जाएगा, तो इस केस में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, राइट। तो किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स ट्रैजेक्टरी, x component of velocity remains same, remains constant, because there is no force in x direction, right? But along y, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, there is gravitational force acting on it, right? मतलब इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है वो कम होते जाएगा, छोटा होता जाएगा। इट विल बिकम लेस एंड लेस एंड लेस, और मैक्सिमम हाइट पे, इस मैक्सिमम हाइट के पॉइंट को लेट अस से ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ओके। तो बी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, इट विल बिकम जीरो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या है। एग्जैक्टली ये हो रहा है कि यू एक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यू एक्स विल ऑलवेज रिमेन यू एक्स, विच इज यू कॉस थीटा, राइट। तो एक्स कंपोनेंट is basically is constant throughout the trajectory, throughout the motion. y कंपोनेंट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और b पॉइंट पे इट विल बिकम जीरो, और बाद में वापस से वो बढ़ते जाएगा बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। और जब ग्राउंड पे वापस आ जाएगा तो वापस से दिस विल बिकम यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गया इसके लिए, और यू एक्स तो जो था वही रहेगा,
राइट। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब हमको करना क्या है, हमें वी वांट टू स्टडी फिजिक्स, मतलब बेसिकली हमको बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स लगेंगे। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको क्या क्या चाहिए, हमको ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज आर, उसका इक्वेशन क्या आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम हाइट एच, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका इक्वेशन क्या आएगा। और ये जो ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी है मतलब एक्स और वाई एक्सिस में कोई रिलेशन है, बेसिकली एक इक्वेशन बनेगा जो एक्स और वाई एक्सिस को रिलेट करेगा। तो वो इक्वेशन क्या आएगा और ट्रैजेक्टरी, तो हमको ये 3-4 चीजें निकालनी है, राइट। सो आवर टास्क इज टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तीसरा वर्टिकल हाइट बेसिकली, ओके राइट। so let's derive this equation of trajectory first। और इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे मोशन के दो कंपोनेंट्स हैं। तो मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल मोशन इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि पार्टिकल ट्रैजेक्टरी में कहीं पे भी होगा एट एनी पॉइंट, एक्सेलरेशन जो उस पर एक्ट हो रहा है दैट इज जी, कांस्टेंट वैल्यू है जी यहाँ पे, राइट। और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है मतलब अलोंग एक्स जो मोशन है, इट इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। तो मैं समझा देता हूँ, हम लोग लिख भी लेते हैं, राइट। द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल is the combination of two motions, of two components of motion occurring simultaneously। उसमें से पहला क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे जी हमेशा एक्ट होता रहेगा। वर्टिकल मोशन ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। मैंने ऑलरेडी बताया कि ui जो है वो चेंज हो रहा है, पहले कम होते जा रहा है, b पॉइंट पे 0 होगा, फिर जब नीचे आएगा तो वो बढ़ते जाएगा इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल मोशन इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट, क्योंकि हमको पता है ux इज नॉट चेंजिंग, मैंने ऑलरेडी बताया, राइट। जब हमको अब डिराइव करना है, मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है कि हमको करना क्या है, हमको जो ये रेड पाथ है, जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, वो ट्रैजेक्टरी जो है उसका इक्वेशन निकालना है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट डिराइविंग ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन, बट बिफोर दैट वी शुड नो कि जब हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे यहाँ पे तो कुछ assumptions हैं वहाँ पे, right? So whenever we will study projectile motion, we are making some assumptions, right? तो मैं लिख देता हूँ पहले assumptions क्या है, one by one हम लोग डिस्कस कर लेंगे। assumptions while studying projectile motion। पहला assumption ये है कि air resistance is negligible, right? मतलब जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को एयर में, क्योंकि हम लोगों ने तो उसको ग्राउंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया है ना, तो व्हेन वी आर actually projecting it
अबव ग्राउंड तो एयर तो होगा, एटमॉस्फेयर है तो एयर होगा। अभी एटमॉस्फेयर मतलब एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द मोशन, अपोज करता है मोशन को, तो वो हम लोग निग्लेक्ट करने वाले हैं, राइट। सो एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल फॉर द प्रोजेक्टाइल। और ये कब होता है? जब प्रोजेक्टाइल का स्पीड स्मॉल हो, राइट, फॉर स्मॉल स्पीड्स। सो एयर रेजिस्टेंस is negligible for the projectile. So basically ऐसा है that you need to know these basic things. Negligible for the projectile throughout the trajectory. दूसरा assumption, ये है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट। अभी कांस्टेंट क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होगा that is small, right? It is small as compared to radius of the earth. ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा ये प्रोजेक्टाइल। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि g की वैल्यू जो होती है, आप लोगों ने अभी तक सीखा है कि g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8, but that is half truth. The value of g actually is not constant. The value of g is constant at a given point on the surface of earth. अर्थ के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे g की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर आप अर्थ के अंदर जा रहे हो एट डेप्थ तो चेंज होगी, अगर आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो एट हाइट तो चेंज होगी, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो भी चेंज होगी। तो ये जो हम लोग जी की वैल्यू लेते हैं कांस्टेंट, इट इज नॉट रियली अ कांस्टेंट, राइट। ओके, सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। मतलब ये हाइट ज्यादा नहीं है, दिस हाइट इज स्मॉल, वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ क्यों? ये जब आप ग्रेविटेशन सीखोगे तब समझेगा कि व्हाई। ओके, so acceleration due to gravity, acceleration due to gravity is constant throughout, is constant throughout the motion, right? और लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, this is true when height of the projectile is very small compared to radius of earth. So this is true when height of projectile is small compared to radius of earth. Next, okay, third thing is effect of rotation of the earth is also neglected. मतलब ये ऐसा है, अर्थ अभी हमने अगर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया, अगर अर्थ रोटेट नहीं हो रहा होगा तो उसको यहाँ पे आके गिरना चाहिए, बट इफ अर्थ इज रोटेटिंग तो मे बी इट विल फॉल समवेयर नियरर कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड डिस्टेंस, करेक्ट। पर हम लोग अर्थ का रोटेशन निग्लेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो बहुत छोटा है, ऐसा मान लेंगे, ऐसा ही होगा ना। द प्रोजेक्टाइल विल कवर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, ऐसा मान लो, राइट। सो effect of rotation of earth on the projectile is negligible. This is true when the horizontal distance पहले vertical height था, अब horizontal distance is small compared to radius of earth, correct। तो ये तीसरा assumption है। So in third assumption, effect of rotation of earth, effect of rotation of earth is neglected. Is negligible बोल दो बेटा,
negligible, and this is true when horizontal distance is small compared to radius of Earth. Fourth assumption. तो assumptions जो है आपको पता होना चाहिए, because we are deriving, हम जो भी derivation करेंगे, those derivation will be under this assumptions. Fourth assumption, projectile motion में object पे सिर्फ gravitational force act हो रहा है. There is no other force acting on the projectile, right? Only force acting on the projectile is gravitational force. Only force acting on the projectile is gravitational force. Right. Easy. तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स आज वापस देख लिए. लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी प्रोजेक्शन क्या होता है, ट्रैजेक्टरी क्या होता है, डिफाइन कर लिया था. आज मैंने उसके आगे कंटिन्यू किया है. तो मैंने आपको ये बताया कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बेसिकली ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स. एक वर्टिकल है, बट वर्टिकल मोशन इज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि एट एनी पॉइंट प्रोजेक्टाइल पे कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर वर्टिकल बोलो, बिकॉज आई विल नॉट कीप ऑन सेइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और हॉरिजॉन्टल मोशन जो है इट इज विद कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी कब होता है, जब एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स. देयर इज, इफ देयर इज नो फोर्स, नो एक्सेलरेशन, देन देयर इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके. देन जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे, मैं इन डेप्थ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे काम में आती है. तो चार असम्पशंस के अंडर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं. एक, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, क्योंकि जब भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्टाइल जब मूव होगा, मोशन में आएगा, तो वो एयर के थ्रू ही पास होगा, तो एयर का रेजिस्टेंस हो सकता है. तो हम लोग निग्लेक्ट करेंगे ये. अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि बैट्समैन ने तो अच्छे से बॉल को मारा था, बाउंड्री क्रॉस होना चाहिए था, लेकिन एयर की वजह से जो है वो क्रॉस नहीं होता है और वो आउट हो जाता है. लाइक समवन कैचेस दैट. या फिर अभी बैट्समैन हैव बिकम स्मार्टर नाउ, तो वो एयर में तभी मारते हैं जब जब लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जब वो इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड खेल रहे हैं तभी वो एयर में मारेंगे. तो दैट विंड मतलब एयर विल हेल्प बॉल टू क्रॉस द बाउंड्री. तो हम यहाँ पे डिराइव करते वक्त एयर रेजिस्टेंस लेने नहीं वाले. इट इज नेग्लिजिबल फॉर अस. देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है थ्रू आउट. अभी मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट है तो समझ लो, अज्यूम कर लो, बट इन रियलिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ हाइट. पर वो कब होता है, जब हाइट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ. यहाँ पे तो हाइट बहुत छोटा है ना, हम लोग बॉल को मार भी देंगे. लेट अस से I have thrown a stone or a batsman hits a ball or a footballer kicks a ball. Okay, 1-2 किलोमीटर भी नहीं जाएगा ऊपर. It goes some meter, right? So that some meter is small compared to radius of Earth, right? 6400 किलोमीटर का रेडियस होता है अर्थ का. This assumption, effect of rotation is negligible. अब ये नेग्लेक्ट कब करोगे, जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल जाएगा, दिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. तो रोटेशन का, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट भी नेग्लिजिबल होगा. चौथा, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो अंडर दिस assumptions we will derive the equation of path of a projectile. Derivation of equation of path.
मतलब ट्रैजेक्टरी का बेसिकली इक्वेशन है ऑफ प्रोजेक्टाइल. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग इन माइंड योर कंपेटिटिव एग्जाम्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं लूंगा उसके क्वेश्चन तो समझेगा आपको व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. राइट. सबसे पहले जो जो हमने डायग्राम में बोला था वो वापस यहाँ पे लिख लेते हैं. हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स किए थे, तो उसमें से एक कंपोनेंट चेंज हो रहा था, एक कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा था, वो लिख लेते हैं. राइट. तो द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन u, द वेलोसिटी, उससे पहले पहले तो बोल देते हैं हम लोग, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डिस्क्राइब द सिस्टम. सिस्टम में क्या था, हमने एक पार्टिकल लिया है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है from some point O. Let us say this point is O, already mentioned, right? Which is also the origin of the Cartesian coordinate system. मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहां से मोशन स्टार्ट होगा उसको आप ओरिजिन मान लोगे. राइट. ओके. देन u बार जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाता है, हमको पता है. तो विल डिस्क्राइब द सिस्टम फर्स्ट. कंसीडर अ पार्टिकल projected from point O, which is the origin of Cartesian coordinate system. Right. Let the velocity of projection be u. The velocity of projection be u and angle of projection be theta. Angle of projection be theta. And as I told you, हम लोग इसके components करने वाले हैं. किसके components करने वाले हैं? u के. Right. So the velocity of projection u can be resolved in two components. The velocity of projection can be resolved into two components. Two components. कौन कौन से दो components? ux, which is u cos theta, and uy, which is u sin theta. इसमें से जो x component है, मतलब जो ux है, it remains constant because there is no acceleration in the x direction. Ux remains constant throughout the motion. Since there is no acceleration, there is no acceleration along x direction, right? What about y? Uy changes. It initially decreases and then increases. Uy goes on decreasing. कब तक होगा ये? Until the projectile reaches maximum height, which is point B, right? And practically it becomes zero at point B. So it decreases, goes on decreasing until the vehicle reaches maximum height and becomes zero at point B. It becomes zero at point B. Point B itself is point of maximum height, right? And then it goes on increasing again, and then it goes on increasing again.
देन एट पॉइंट सी, पॉइंट सी कौन सा स्पेसिफाई कर देते हैं, इसको बोल देंगे पॉइंट सी, मतलब जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे वापस आ गया, सो एट पॉइंट सी uy becomes u sin theta again with its direction reversed, with its डायरेक्शन रिवर्स्ड। मैंने ऑलरेडी बताया इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। करेक्ट। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए टू डिराइव रिलेशन बिटवीन y एंड x, टू डिराइव इक्वेशन फॉर ट्राजेक्टरी। देखो मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि जिसने फिजिक्स को रटने की कोशिश की वो फिजिक्स में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि यू हैव टू थिंक नेचुरली। फिजिक्स का मतलब है नेचर, तो यू हैव टू थिंक नेचुरली कि क्या हो रहा है। अब आई टेक यू बैक टू दिस डायग्राम। ये r डिस्टेंस तो मैंने r बोला है, बट एक्चुअली तो x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है ना ये। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है अलोंग x एक्सिस वो हम लोग फाइंड कैसे कर सकते हैं? सिंपल, horizontal distance traveled by the projectile, horizontal distance traveled by the projectile is x is equal to, आपको ऑलरेडी पता है डिस्टेंस मतलब क्या होता है। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, यू ऑलरेडी नो दिस। सो horizontal distance is horizontal velocity multiplied by time, horizontal velocity multiplied by time। अगर आपको रिलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं डायग्राम वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, डजंट मैटर। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ, ये पॉइंट B, यहाँ पे ये पॉइंट लिया था A, ये पॉइंट था C। आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t, राइट। अब मैंने इसको कैपिटल R क्यों नहीं लिखा? कैपिटल R जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, राइट, करेक्ट। बट ऐसा तो हो सकता है ना कि मैं बोल रहा हूँ इन टाइम t, इन टाइम t पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल ग्राउंड पे आया ही नहीं, फिर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा x, दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो r जो है मतलब ओरिजिन से लेके c तक का जो डिस्टेंस है r, दैट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। उससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर नहीं कर सकता। यहाँ पे जो मैं x बोल रहा हूँ, इट इज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, फिर प्रोजेक्टाइल वापस ग्राउंड पे आया होगा, पता नहीं, नहीं आया होगा, पता नहीं। इट इज जनरल फॉर्मूला, जनरल एट टाइम t, what is the horizontal distance of that projectile, right? So that is x is equal to horizontal velocity, you know, it is ux into time, और ux पता है आपको, u cos theta into t। गुड, तो आपको t मिल जाएगा, तो आपको मिल गया x इक्वल टू u cos theta into t, देयरफॉर आपको t मिल गया x अपॉन u cos theta। ये बेसिक चीजें जो है ना, ये पता नहीं होती, पता होनी चाहिए। x और r का डिफरेंस क्या, मैंने अभी बता दिया आपको, क्योंकि फिर बाद में मैं स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी यूज करूंगा, तब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। कैपिटल टी मतलब मोशन पूरा हो चुका है, वापस प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आ गया है, सी पॉइंट पे पहुंच चुका है, दैट इज व्हाट इट मींस, करेक्ट। अभी हमने क्या किया, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर ली। हमको क्या करना था, हमको ये जो रेड लाइन है, जो ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ है, इसका इक्वेशन चाहिए। ग्राफ से दिख रहा है ना मुझे y और x, तो ट्रेजेक्टरी रेड लाइन किस में है, y एक्सिस और x एक्सिस में है। मैंने x की तो बात कर ली, y की बात करना बाकी, y का लिखना बाकी, तो y का इक्वेशन लिखो। y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो वर्टिकल डिस्टेंस traveled by the projectile is
traveled by the projectile is, अभी आपको ऑलरेडी पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक के इक्वेशन को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा था एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन. आपको याद होगा S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at square. This is the equation for displacement. Okay, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब S इक्वल टू वाई. हम लोग बात करें वर्टिकल डिस्टेंस की तो S इक्वल टू वाई. वर्टिकल की बात चल रही है हमारी, यहाँ वर्टिकल की, तो U इज इक्वल टू यू वाई, मतलब U साइन थीटा, राइट. उसके बाद एक्सीलरेशन जो होगा A इज इक्वल टू ए वाई विच इज माइनस जी, नेगेटिव जी होगा. ये बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि माइनस क्यों लिखा. अरे सिंपल सी बात है, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अगर पार्टिकल कहीं पे भी है ट्रैजेक्टरी में, करेक्ट, एक्सेशन तो नीचे की डायरेक्शन में है ना, ग्रेविटी तो नीचे की डायरेक्शन में है ना, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए हमने माइनस जी लिखा. और ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट वाई माइनस, दिस इज बेसिकली अ लाइन बिटवीन +4 and -1 in exams like JEE and NEET. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. गुड. देन S की जगह पे लिखूंगा मैं y, U की जगह पे मैं लिखूंगा uy विच इज बेसिकली u साइन थीटा इंटू टी, प्लस हटा दूंगा अब मैं, क्योंकि ए की जगह पे मैं माइनस जी लिखने वाला हूँ, जी टी स्क्वायर. अब ये जो टी था ये इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा. सो फ्रॉम 1, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मुझे करना क्या था, y और x को रिलेट करना था. तो y में आ गया t और t में आ गया x, तो t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा आपने लिखा हुआ है, तो t इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा है. इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर. मतलब अल्टीमेटली मुझे मिलने वाला है y इज इक्वल टू u और u कैंसल, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा x, राइट, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं लिख देता हूँ इसको tan थीटा इंटू एक्स माइनस g बाय 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. ये जो इक्वेशन 2 है ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. सो इक्वेशन 2 गिव्स, हम लोग क्या डिराइव कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ पाथ, तो गिव्स इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर अ प्रोजेक्टाइल, right. By the way, if your observations are good, so you should know कि u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दिया है, वेलोसिटी प्रोजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, और एंगल थीटा ये कांस्टेंट है. एक बार दे दिया, एक बार मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक बार मैंने उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया तो कर दिया. आई कैन नॉट चेंज वेलोसिटी लेटर. इनिशियल वेलोसिटी में बाद में चेंज कैसे करूँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज कैसे करूँ, नहीं कर सकता मैं चेंज, राइट. तो इफ यू नो दिस, here u theta g are constants. g तो कांस्टेंट ही है, हम तो वो assumption में लिखा है. Therefore what I can write is, therefore let us say
अल्फा इज tan थीटा क्योंकि कांस्टेंट है, और जो दूसरे ब्रैकेट में जो ये टर्म आया g/2u² cos² थीटा, बीटा इज इक्वल टू g/2u² cos² थीटा इज आल्सो अ कांस्टेंट। देयरफॉर y आपका आएगा tan थीटा इंटू x था, तो tan की जगह थीटा की जगह अल्फा x माइनस बीटा x²। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन अगेन ऑफ पाथ। बट मैंने जो क्यों लिखा, मैंने इसको इसलिए ऐसा लिखा है, मैथमेटिक्स, ये जो आपका इक्वेशन है ये पैराबोला का इक्वेशन है विथ वर्टेक्स अपवर्ड, राइट, वर्टिकल एक्सिस मतलब ऐसा एक्सिस पैराबोला, और वर्टेक्स अपवर्ड मतलब वर्टेक्स है आपका ये, सिमेट्रिक केस है। मैंने आधा आपको बता ही दिया, ये सिमेट्रिक केस है। अब सिमेट्रिक केस का मतलब क्या, ये आगे समझेगा आपको। मतलब जितना टाइम ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लगा, बी पॉइंट तक जाने के लिए लगा, उतना ही टाइम बी से सी तक आने के लिए लगने वाला है। ये एक्चुअली मैंने इस स्टेज पे नहीं बताना चाहिए था, मैंने बता दिया आपको, डजंट मैटर। सो equation 3 tells us what? Equation 3 tells us that this equation of path is nothing but a parabola with axis vertical and vertex upward. So mathematics पता होगा आपको, so it becomes easy for you to solve. Okay, so equation 3 tells us that the equation of path is a parabola with vertex upward is the path is parabola with vertical axis and vertex upward। ठीक है, एक्सिस तो वर्टिकल है पता ही है हमको, तो फिर भी लिख देते हैं with vertical axis and vertex upward। ओके, सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, assumptions तक हमने लिया था, assumptions के आगे हमको क्या करना है, you just have to derive the equation of trajectory। मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स और साइंस के स्टूडेंट, इसमें डिफरेंस यही होता है कि हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं चीज़ों को। मतलब अभी खेलते खेलते किसी ने एक पत्थर उठा के फेंक दिया, क्रिकेटर है वो, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसने मार दिया, जैसे उसने मारा इमीडिएटली मुझे समझना चाहिए था कि ये आउट होने वाला है कि नहीं, समझ में आता है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से करोगे तो। बाय द वे, वो तो बात की बात, तो हमको ये पता होना चाहिए था, अरे ये बॉल जो है ये तो 2 डायमेंशनल मोशन है हमारे लिए, 2 डायमेंशनल हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं ना, तो मैं सिर्फ बॉल का ट्रैजेक्टरी देख रहा हूँ। तो ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या आएगा, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x। ओके, तो हमने सोचना स्टार्ट किया कि जब बॉल को जस्ट हिट किया गया था तो कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी प्रोजेक्शन, कुछ एंगल होगा, एंगल प्रोजेक्शन। तो जो वेलोसिटी था u, उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, सो ux एंड uy। फिर x कंपोनेंट तो चेंज होने ही नहीं वाला। क्यों चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी वो चेंज होगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है। मैक्सिमम हाइट पे आया, मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी uy 0 हो गया। फिर नीचे आएगा बॉल और स्पीड बढ़ते जाएगा, मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग अंटिल इट रीचेस ग्राउंड। ग्राउंड पे वापस से इनिशियल वैल्यू हो जाएगी विद डायरेक्शन रिवर्स। फिर एट सम पॉइंट ड्यूरिंग दिस मोशन, पूरे ट्रैजेक्टरी में किसी एक पॉइंट पे मुझे ये सोचना था कि बैट्समैन से कितना दूर है बॉल, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्रिकेट में हमको पता होता है ना, पिच से बाउंड्री
40 आवर्स 50 आवर्स जो भी होगा, 30 आवर्स का सर्कल तो पता है, उसका डबल तो होगा ही होगा, 60 आवर्स। समझ लो, हमको पता है जहां से बैट्समैन ने मारा है वहां से बाउंड्री 60 यार्ड्स पे है, राइट। बॉल को मार दिया और मैं देख रहा हूँ बॉल हवा में है, सडनली क्वेश्चन आया कि ये बॉल बैट्समैन से कितना दूर मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ux, मतलब u cos थीटा इनटू t। तो t मिल गया x अपॉन u cos थीटा। फिर वर्टिकल डिस्टेंस कितना, ग्राउंड से उसका हाइट कितना, बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस कितना, s इक्वल टू ut प्लस 1/8 स्क्वायर। u मतलब uy यहाँ पे, s मतलब y और a मतलब माइनस g। सब्स्टिट्यूट करते गए तो y मिला u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पर t तो हमने पहले ही फाइंड करके रखा है, तो t क्या है? x अपॉन u cos थीटा। मैंने y के इक्वेशन में t की जगह पे x अपॉन u cos थीटा डाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया तो मुझे मिल गया y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब मुझे y और x का रिलेशन मिल गया। गुड इनफ, राइट। तो ये y और x का रिलेशन को ही तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते थे ना, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, करेक्ट। अब मुझे पता है इक्वेशन तो मिल गया, पर ये इक्वेशन मैथमेटिकली कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये एक्सपोनेंशियल है, क्या ये हाइपरबोला है, या ये पैराबोला है, या इलिप्स है, क्या है ये? बेसिकली देखने से तो समझ में आ ही गया था हमको, और आपने जब वो डायग्राम देखा तभी समझ गए थे ये तो पैराबोला होने वाला है। लेकिन फिर हमको पता है थीटा कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो tan थीटा की जगह पे अल्फा, जी अपॉन यू 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह पे बीटा डाल दिया, तो मिल गया y इक्वल टू अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ a parabola, equation of a parabola with vertical axis and vertex upwards. Good, easy था। Okay, तो just to end this session, एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। हमको ये देखना है कि मैक्सिमम हाइट तक आने के लिए कितना टाइम लगा। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर चढ़ने के लिए कितना टाइम लगा। ये नेक्स्ट सेशन में अच्छे से कवर होगा वापस से, बट जस्ट आज इतना कवर कर लेते हैं हम लोग, राइट। मैं बोल रहा हूँ टाइम ऑफ एसेंट मतलब मैक्सिमम हाइट तक आने के लिए कितना टाइम लगा, राइट। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आई विल यूज दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at पर मैक्सिमम हाइट मतलब मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो vy इक्वल टू uy प्लस ayt। ओके, गुड। व्हाट इज ui? ui we already know, मैक्सिमम पे एट पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी पे vy ये तो हो जाएगा 0। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता जाएगा और बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। गुड, बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा मतलब फाइनल विल बिकम 0। और इनिशियल तो आपको पता था ना, u साइन थीटा है, और ए वाई तो आपको पता है ना, माइनस जी है, राइट। तो टाइम को हम लोग लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट टी ए, हमको यही फाइंड करना है। देयरफॉर आपको मिल जाएगा vy इज 0, uy इज u साइन थीटा, ay इज माइनस जी एंड t इज टी ए। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा टी ए एज u साइन थीटा बाई जी। ये हो गया आपका टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ओरिजिन से लेके तो बी पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट तक आने के लिए टाइम कितना लगा, u साइन थीटा बाई जी, राइट। फिर नीचे आने के लिए भी उतना ही लगेगा, वो हम लोग देखेंगे बाद में। सो दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। और टोटल टाइम ऑफ एसेंट ऊपर चढ़ने के लिए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, और नीचे आने के लिए दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम तक वो एयर में रहा। तो वी विल यूज दिस
in next session, and we'll derive time of flight, we'll derive time of ascent and time of descent again.